वेलकम बैक दोस्तों, मैं अक्षय कुमार कृष्णा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अग्रज क्लासेस में। तो गाइस, जैसा कि हम मैथ्स और ज्योग्राफी को साथ साथ लेकर पैरेलल में चल रहे हैं और ज्योग्राफी में मैंने जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराए हैं वो थे हिमालय का डिवीज़न कैसे था, उसमें लघु हिमालय कैसा था, उसमें वृद्ध हिमालय कैसे था। ठीक है, उसके साथ साथ हमने क्या कराया था, आपको जो भारत है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पूरी तरह से अच्छी तरह से कवर करा दिया था। ठीक है, तो आज जो मैं कराने जा रहा हूँ हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, कॉपी पेन ले लीजिए आप और कॉपी पेन लेकर एक हेडिंग डाल लीजिए, लिख लीजिए प्रायद्वीपीय भारत का पठार। ठीक है, क्या लिख लीजिए, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। ठीक है, अब इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, प्रायद्वीप भारत में हम क्या क्या पढ़ेंगे। बेसिकली ये जो ब्लू रीजन है ना, मैंने जो ब्लू कलर का रीजन बनाया है, कवर किया है एरिया, इसके अंदर जो कुछ भी आता है वो पढ़ने वाले हैं। और ये भारत का सबसे समृद्ध और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया क्यों है, क्योंकि जितने भी खनिज लवण पाए जाते हैं, जितनी भी इंडस्ट्री मेनली पाई जाती हैं, वो सब कहाँ पर है, यहीं पर है। यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट हब हैं भारत के, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे इंडस्ट्रियल फील्ड हो, चाहे इसरो हो, चाहे DRDO हो, ये सब कहाँ पर है, ये सब इसी फील्ड में स्थित हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही समृद्ध इलाका है। ठीक है, तो चलिए आप लोग हेडिंग डाल लिए अपने, अब चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए, ये जो आप ब्लू कलर का रीजन देख रहे हैं इसे हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, प्रायद्वीप भारत क्या है, ये वो हिस्सा है जो मूल भारत कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि ये हिस्सा इधर अफ्रीका था, मैंने बताया था आपको, तो अफ्रीका से टूटकर प्रायद्वीपीय भारत अलग हुआ था। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या था, ये पहले भारत का ये हिस्सा आया। ठीक है, फिर नदियों ने क्या किया, नदियों ने कुछ नदियाँ इधर बहने लगी, कुछ नदियाँ इधर बहने लगी, इससे निकलने वाली, तो उन्होंने काट काट कर, ये जो ब्लैक आपको स्पेस देख रहे हैं, ये थोड़ा मैदानी इलाका है, तटीय इलाका है। तो इस तरफ जब बहने लगी नदियाँ, क्योंकि इस सिरे का ढाल इस तरफ है, तो क्या हुआ, यहाँ पे मैदानी इलाका बन गया, इधर भी इधर भी। ठीक है, लेकिन बन गया। अब देखो, कुछ नदियाँ क्या थी, ऊपर की तरफ बहती थी और यहाँ था 33 सागर। 33 सागर कोबर का भूसंनिधि सिद्धांत मैंने आपको बताया था। तो 33 सागर में क्या हुआ, जब नदियाँ इधर से बहकर मट्टी लाने लगी, उधर क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ, और हिमालय से जो काट कर मट्टियाँ लाई हैं जो नदियाँ, उनसे हुआ है उत्तर भारत के मैदान का, जिसमें उत्तर प्रदेश है, आपका बिहार है, झारखंड का कुछ इलाका है, ये सब किससे मिलकर बने हैं, ये हिमालय और जो प्रायद्वीप भारत की नदियों जो मट्टियाँ काट के लाई हैं उनसे बने हुए हैं। ठीक है, और बीच में क्या था, कुछ नदियाँ फिर इधर बहने लगी थी, तो अपने अपने ढाल के अनुसार सब नदियाँ इधर उधर बही और पूरी तरह से भारत का निर्माण किया। भारत और पाकिस्तान, क्योंकि पहले तो पाकिस्तान और ये बांग्लादेश वगैरह सब भारत का हिस्सा होते थे, तो उसके अनुसार भारत का निर्माण किया। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखिए, आप देख रहे हैं, तो ब्लू रीजन क्या है, ये ब्लू रीजन पूरा कहलाता है आपका प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, आप देखिए, लिखते रहिए साथ साथ, जो मैं बोल रहा हूँ वो सब इंपॉर्टेंट है। ये देख लो, UPSC NDA स्पेशल, NDA और CDS में, और जितने भी UPSC स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं सब में यहाँ से बहुत क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अब देखिए, तो प्रायद्वीपीय भारत का ये इधर क्या है, वेस्ट है, पश्चिम दिशा है, पश्चिमी भाग को पश्चिमी घाट पर्वत कहते हैं। यानी कि पश्चिमी घाट पर क्या है, पश्चिमी दिशा में क्या है, पश्चिमी घाट पर्वत है। ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वत क्यों कहते हैं, यहाँ पर क्या है, ये इलाका उठा हुआ है, ये वाला रीजन क्या है, यहाँ पे पर्वत श्रेणी है पूरी की पूरी, ये क्या है, पश्चिमी घाट पर्वत। ठीक है, उसके बाद पूर्वी घाट पर क्या है, पूर्वी घाट पर्वत है, ये दिख रहे हैं, ये लाइन बनी हुई रेड कलर की, जो भी मैंने बनाई हुई है ना, जितना भी रेड कलर से बनाया हुआ है वो उसका मतलब क्या है, वो पहाड़ी इलाका है। ठीक है, तो इधर क्या है, पूर्वी दिशा में क्या है, पूर्वी घाट पर्वत। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, पश्चिमी और पूर्वी घाट जहां पर मिलते हैं उसे हम कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां। क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं नीलगिरी पहाड़ियां। ठीक है, तो पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत जहां पर मिलते हैं, देखो राउंड शेप बनाई हुई है ना, जहां पर मिलते हैं उसे हम कहते हैं नीलगिरी पहाड़ियां। ठीक है, बेसिकली नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार कहां कहां तक है, देखो यहां पर क्या है, थोड़ा सा कर्नाटक का एरिया है, थोड़ा सा इधर क्या है, ये पूरा तमिलनाडु का एरिया है, और नीचे क्या है, केरल का एरिया है। तो बेसिकली 3 राज्यों में ये फैली हुई है। कौन कौन से हैं, एक तो आपका हुआ केरल, दूसरा क्या हुआ, कर्नाटक,
अगर आपको स्टेट की नॉलेज ज़्यादा नहीं है तो मैंने दूसरा पार्ट जो बनाया था भारत के राज्य और विदेशी सीमाएं बनाया था, तो उस पार्ट में आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, कर्नाटक हो गया, उसके बाद आ गया आपका तमिलनाडु। ठीक है, तो बेसिकली इन 3 राज्यों में क्या है, नीलगिरी की पहाड़ियों का विस्तार है। ठीक है, तो नीलगिरी पहाड़ियों में ही क्या है, सबसे लास्ट में कोने में अगर देखें, ये जो नीलगिरी पहाड़ियां हैं ये पूरा एक क्या है, एक अभ्यारण्य है, जिसे हम कहते हैं अभ्यारण्य, जहाँ पर कोई भी लकड़ी काटना तक या इंसान का प्रवेश मना होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या था, ये बायोडाइवर्सिटी पार्क्स हैं यहाँ पर कई सारे। तो अब यहाँ पे क्या है, इसी में क्या है, इलायची पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर क्या है, कड़ामन की पहाड़ियाँ हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। बेसिकली इसमें 2-3 पहाड़ियाँ हैं नीलगिरी की पहाड़ियों के जो अंतर्गत गिनी जाती हैं। कौन कौन सी है, नीलगिरी की कड़ामन पहाड़ी, इलायची पहाड़ी या अन्नामलाई की पहाड़ी। ठीक है, लिखिए कड़ामन पहाड़ी, इलायची पहाड़ी या अन्नामलाई की पहाड़ी कहाँ पर है, नीलगिरी पहाड़ियों के अंतर्गत। और नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ है, जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत मिलता है। क्लियर है, चलिए अब देखिए, पश्चिमी घाट पर्वत कंटिन्यूअस है, यानी लगातार है, वो कटा फटा नहीं है, लगातार पूरी एक पर्वत श्रेणी ऊपर से नीचे तक फैली हुई है। ठीक है, उसके बावजूद, उसके अलावा अगर हम पूर्वी घाट पर्वत की बात करें, पूर्वी घाट पर्वत हम थोड़ा कटा फटा है, इस तरह से है। सपोज करो जैसे पूर्वी घाट की एक पर्वत श्रेणी है, फिर बीच में स्पेस आ गया, फिर दूसरी पर्वत श्रेणी, फिर तीसरी, तो इस तरह से है। जबकि जो पूर्वी घाट पर्वत है वो क्या लगातार है, ऐसे पहाड़ियाँ लगातार ऊपर से नीचे तक ये पश्चिमी घाट पर है। जबकि पूर्वी घाट पे देखो अलग अलग 3 लाइन बनी हुई है ना, तो ये कटा फटा है। ठीक है, और ये यहाँ तक नहीं है, सिर्फ कुछ ही पोर्शन में पूर्वी घाट पर्वत है। ठीक है, चलिए अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज। ठीक है, प्रायद्वीप पे भारत का विस्तार शुरू कहाँ से होता है। देखिए आप ये देख रहे हैं रेड कलर के निशान, तो देखिए उत्तर पश्चिम, इधर क्या है उत्तर, इधर है पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम दिशा में क्या है, अरावली पर्वत की पहाड़ियां हैं, अरावली पर्वत की पहाड़ियां। और ये क्या है, दिल्ली, जो हमारी दिल्ली है वो अरावली पर्वत पर ही है। ठीक है, तो इधर क्या है, उत्तर पश्चिम में प्रायद्वीप भारत का विस्तार कहाँ तक है, अरावली पर्वत से शुरू होकर पूर्व में अगर जाएं तो ये जो रेड कलर का बनाया, ये बनाया मैंने राजमहल की पहाड़ियाँ, कहाँ पर है, झारखंड में। तो राजमहल की पहाड़ियों तक है पूर्व दिशा में, जबकि दक्षिण में कहाँ पर है, कन्याकुमारी या फिर नीलगिरी की पहाड़ियों तक क्या है, हमारा प्रायद्वीप भारत का विस्तार है। ठीक है, क्लियर है। अब चलिए तो अब डिटेल में नॉलेज ले लेते हैं, आप हेडिंग डालते लिखिए। ठीक है, तो आप लिखिए, देखिए अरावली पर्वत, आप अरावली पर्वत हेडिंग डाल लीजिए, कोई भी डाल लीजिए। ठीक है, देखिए भारत के उत्तर पश्चिम में क्या है, अरावली पर्वत की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, अब देखिए अरावली पर्वत, ठीक है, बेसिकली कहाँ तक फैला है, यहाँ पर देखिए, यहाँ गुजरात, यहाँ गुजरात का क्या है, पालमपुर है, क्या है, पालमपुर। ठीक है, तो गुजरात के पालमपुर से लेकर, यहाँ गुजरात का पालमपुर है आपका, यहाँ से दिल्ली के मजनू टीले तक, यहाँ पर क्या है, दिल्ली का मजनू टीला, मजनू टीला, ये कहां पर है आपका, दिल्ली में। ठीक है, ये क्या है, राजधानी दिल्ली में। तो दिल्ली के मजनू टीले तक और गुजरात के पालमपुर से शुरू होकर क्या है, आपकी उत्तर पश्चिम दिशा में क्या है, आपकी क्या है, अरावली पर्वत की पहाड़ियां हैं। ठीक है, अरावली पर्वत के जस्ट नीचे देखिए, नीचे मतलब दक्षिण दिशा में तो दक्षिण दिशा में क्या है, आपका मालवा का पठार है। ये ब्लैक कलर का मैंने बनाया हुआ है ना, ये ब्लैक कलर का क्या है आपका, मालवा का पठार। ठीक है, मालवा पठार का अगर दक्षिण में देखें तो दक्षिण में क्या है आपका, विंध्याचल पर्वत। आपको पहले पर्वत श्रेणी का पता होना चाहिए कि कौन सी पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, उसके बाद आप सारा का सारा, आपको याद करना कुछ नहीं है, बस मैप देखना है, आपको सब कुछ याद में आ जाएगा। देखिए, तो अगर हम नीचे देखें तो ये जो अगर देखें ये पूरा रीजन, ये 3 लाइनें बनी है, ये क्या है आपका, विंध्याचल पर्वत है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत के बीच से होकर क्या जाती है, आपकी नर्मदा नदी जाती है। ठीक है, ऐसे करके, और खंबात की खाड़ी में आकर गिर जाती है। ठीक है, नर्मदा नदी के दक्षिण में अगर देखें, यहाँ पर क्या है आपका, सतपुड़ा पर्वत है, और सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में क्या है, आपकी तापी नदी जाती है, और ऐसे जाकर ये भी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बस क्लियर है। अब देखिए तो होता क्या है, अब लिखते चलिए
देखिए हमारा जो है विंध्याचल पर्वत इसके दक्षिण में है, तो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। विंध्याचल पर्वत पहले ऊपर से लिख लीजिए, एक काम कीजिए, देखिए आपके प्रायद्वीपीय भारत का जो झुकाव है, ठीक है, ये क्या है, विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत के ऊपर, विंध्याचल पर्वत के उत्तर में, यानी ऊपर की तरफ उत्तर में पूरे प्रायद्वीपीय भारत का ढाल उत्तर दिशा की ओर है। मतलब ये पूरा जो रीजन है ऊपर का, मालवा के पठार वगैरह का, इस सब का झुकाव किस है, किस साइड है, उत्तर दिशा की ओर। यही कारण है जितने भी मालवा पठार के आसपास से नदियां निकलती हैं वो उन सब का बहाव किस दिशा में है, उत्तर दिशा की ओर, ठीक है। तो यही रीजन है, मैंने बताया था गंगा नदी कहाँ से निकलती है, यहाँ से होकर गंगा नदी निकलती है, और यहाँ पर एक भाग उसका हुगली नदी में टूट जाता है और दूसरा बांग्लादेश में चला जाता है, ठीक है। जबकि दूसरी नदी आती है यमुना नदी, और यमुना नदी ऐसे दिल्ली में होती हुई आती है और ऐसे मिल जाती है गंगा नदी में, कहाँ पर, इलाहाबाद के पास, ठीक है। लेकिन इन सब का बहाव का दिशा क्या है, उत्तर भारत के मैदान का बहाव किस दिशा में है, पूर्व की ओर, इसलिए बंगाल खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं, ठीक है। तो जितनी भी, अब देखिए जो उत्तर भारत का, ये प्रायद्वीपीय भारत का जो उत्तर वाला हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा, यानी विंध्याचल पर्वत के उत्तर में जो हिस्सा है पूरा, ये मालवा पठार और अरावली पर्वत का जो इलाका है, इस सब का ढाल उत्तर दिशा की ओर है। यही कारण है कि मालवा पठार और उसके आसपास से निकलने वाली नदियां कहाँ बहती हैं, उत्तर दिशा में। आपने नाम सुना होगा चंबल नदी, जिसे डाकुओं की नदी कहते थे, क्योंकि वहाँ चंबल की घाटी में ज़्यादातर डाकू लोग रहते थे, ठीक है। तो यहाँ से बेतवा नदी बहती थी, यहाँ से चंबल नदी बहती थी, तो ये सब कहाँ मिल जाती थी, ये सब आकर उत्तर भारत की दिशा में अपने बहाव के, भाई जिधर ढाल होगा उधर ही बहेंगी। तो ढाल की दिशा में बहती हुई ये यमुना नदी में मिल जाती थी। अब यमुना नदी में मिलने के बाद क्या हुआ, फिर आगे जाकर यमुना नदी कहाँ मिल जाती थी, इलाहाबाद के पास गंगा नदी में, ठीक है, क्लियर है। तो इसका ढाल किस साइड है, विंध्याचल पर्वत के उत्तर में संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत का ढाल किस साइड है, उत्तर दिशा की ओर, ठीक है। अब आइए नीचे, जबकि इधर ये क्या है, सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत की घाटी के नीचे क्या है आपका, सतपुड़ा पर्वत की घाटी के नीचे आपकी तापी नदी, ठीक है। तो तापी नदी के दक्षिण में अगर देखें, ये भी क्या है, तापी नदी। तो तापी नदी के दक्षिण में से नीचे अगर देखें तो संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत का, संपूर्ण प्रायद्वीप नीचे वाला हिस्सा है, इसका बहाव किस दिशा में है, पूर्व दिशा की ओर। यही कारण है, आपने नाम सुना होगा कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये जितनी भी नदियां हैं वो सब किस दिशा में बहती हैं आपकी, इस दिशा में, क्योंकि इधर क्या है, पूर्व दिशा है, भाई पूर्व दिशा इधर है ना। तो जितना भी इसका जो ढाल है वो सब ढाल किधर है, पूर्व दिशा की ओर। कहाँ के, जितना भी सतपुड़ा पर्वत के नीचे तापी नदी की घाटी के बाद जितना भी पोर्शन बचता है उस सब का ढाल किस साइड है आपका, पूर्व दिशा की ओर। और यही रीजन है, सारी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां कहाँ बहती हैं, पूर्व दिशा की ओर बहती हुई बंगाल, इधर क्या है, बंगाल खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। जबकि बहुत इंपॉर्टेंट बात, विंध्याचल पर्वत के उत्तर में संपूर्ण प्रायद्वीप भारत का ढाल है उत्तर दिशा की ओर, और सारी नदियां उत्तर दिशा में बहती हैं। जबकि तापी नदी के दक्षिण में सभी नदियों का जो बहाव है या ढाल है प्रायद्वीप भारत का, वो सब क्या है, पूर्व की ओर, इसलिए पूर्व में बहती है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये रीजन आप देख रहे हैं, ये रीजन, ये जो रीजन है, दो नदियां नर्मदा और तापी, इनकी जो घाटियां हैं, ठीक है, तो दो नदियां नर्मदा और तापी अपनी अपनी भ्रंश घाटियों में बहती हैं, और इन घाटियों का ढलान क्या है, पश्चिम दिशा की ओर है, ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर है। और यही कारण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर एनडीए, सीडीएस और यूपी SSC वगैरह में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि कौन सी नदियां पश्चिम दिशा में बहती हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है नर्मदा और तापी। ऊपर नदी कौन सी है, नर्मदा, नीचे क्या है, तापी नदी। तो नर्मदा और तापी नदियां क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का ढाल किधर है, पूर्व दिशा में है संपूर्ण, और उत्तर, ऊपर वाले का उत्तर दिशा में है। इन सब के विपरीत नर्मदा और तापी नदी पश्चिम दिशा में बहती है। किधर बहती है, पश्चिम दिशा में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ये लगा क्या है, खंबात की खाड़ी, मैंने बताया था। तो खंबात की खाड़ी में ये क्या है आपकी, ये सभी नदियां दोनों, नर्मदा और नीचे क्या है, तापी या फिर ताप्ती नदी, पश्चिम दिशा में बहती खंबात खाड़ी में गिर जाती हैं। क्लियर है, ठीक है, चलिए
अब देखिए, आप पर्वतों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए, ठीक है। ये मैं मिटा दूं, ठीक है। अब देखिए, क्लियर है। अब देखिए, ये जो है अरावली पर्वत, ठीक है। अरावली पर्वत की लिखिए, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर। ये मैं जहां भी मैं त्रिभुज का निशान बनाऊंगा उसका मतलब है चोटी, ठीक है। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर, ठीक है। क्या है? गुरु शिखर। और गुरु शिखर पर ही माउंट आबू स्थित है। आपने नाम सुना होगा माउंट आबू चोटी। गुरु शिखर पर ही माउंट आबू चोटी स्थित है, ठीक है। और माउंट आबू पर ही दिलवाड़ा का जैन मंदिर। आपने नाम सुना होगा दिलवाड़ा का जैन मंदिर, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कहाँ पर है। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? यहाँ पर माउंट आबू में। तो माउंट आबू कहाँ है? ये अरावली पर्वत पर स्थित है, ठीक है। क्लियर है। तो माउंट आबू में क्या है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, ठीक है। क्लियर है। तो अरावली पर्वत संपूर्ण समाप्त हो गया। अब आइए अरावली पर्वत के दक्षिण में क्या है? आपका मालवा का पठार है। आप कह रहे हैं मैंने ब्लैक क्यों बनाया? देखिए, जैसे ही अफ्रीका से टूटकर भारत का हिस्सा अलग हुआ था तो यहाँ पर क्या हुआ? शांत ज्वालामुखी जो भी थे उन यहाँ पर दरारें पड़ गई। दरारें पड़ने से नीचे दक्कन ट्रैप बना था, मैं बताऊंगा उसे। और ऊपर क्या था? शांत ज्वालामुखी का लावा फैल गया। लावा फैलने से क्या हुआ? यहाँ पर जो है वो लावा बिल्कुल जम गया, फिर ठंडा हो गया। और उससे के चट्टानों के टूटने से जो चट्टाने सॉरी उस लावे से चट्टाने बनी, उन्हें क्या कहते हैं? बेसाल्ट चट्टाने या आग्नेय इग्नियस रॉक्स कहते हैं। तो उन चट्टानों से बेसाल्ट चट्टाने बनी और उन्हीं के टूटने से क्या हुआ? यहाँ की मिट्टी का निर्माण हुआ। और ये मिट्टी होती है काली मिट्टी। भाई ज्वालामुखी का लावा होगा, वो सूखेगा तो काली मिट्टी ही बनाएगा, राख ही बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ? उससे काली मिट्टी का निर्माण हुआ। अब आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं ये कौन सा इलाका है। कुछ इलाका क्या है? राजस्थान का है, कुछ गुजरात का है, और थोड़ा बहुत इलाका महाराष्ट्र और एमपी का है, थोड़ा बहुत, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपसे पूछे काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है तो आपको याद नहीं रखना, आपको आइडिया हो जाएगा कि काली मिट्टी में थोड़ी राजस्थान में और बाकी गुजरात और महाराष्ट्र और थोड़े एमपी के इलाके में पाई जाती है, ठीक है। इसी इलाके में पाई जाती है। और आपको सबको पता है काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल किस लिए फेमस है? वो कपास यानी कॉटन की खेती के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। क्योंकि इसमें पानी सोखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ये सारा पानी जो भी गिरता है ना वो अपने में सोख लेती है, ठीक है। अब चलिए, तो मालवा पठार का जो ढाल है वो बेसिकली किस दिशा में है? मैंने बताया था उत्तर दिशा में है। इसलिए मालवा पठार से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं, जैसे बेतवा हुई, चंबल हुई, वगैरह वगैरह हुई, वो सब किधर जाती हैं? आपकी काली सिंधु हुई, वो सब किधर जाती है? आपकी उत्तर दिशा में बहती हुई यमुना नदी में मिल जाती हैं, ठीक है। आइए अब देखिए, मालवा पठार के दक्षिण में, भाई नीचे की साइड जैसे जैसे नीचे चलते चले जाएंगे, भाई दक्षिण दिशा है तो हर चीज़ दक्षिणी कहलाएगी। तो मालवा के नीचे यानी दक्षिण में क्या है? आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, ठीक है। क्या है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी संपूर्ण रूप से मध्य प्रदेश में है। ये पूरा इलाका क्या है? मध्य प्रदेश का, ठीक है। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसमें 3 पहाड़ियां बनी हुई हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं। तो मैंने क्या बनाया है? देखो 3 पहाड़ी बनी हुई ना, ऐसे रेड कलर की, ऐसे, ठीक है। तो सबसे लास्ट की जो पहाड़ियां हैं, ठीक है, पूर्व की दो, देखो इधर पश्चिम है, इधर पूर्व होता चला जाएगा, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण होता चला जाएगा, ठीक है। तो भांडेर और कैमूर, पूर्व की ओर जो 2 पहाड़ियां हैं विंध्याचल पर्वत की, उसे हम कहते हैं भांडेर और कैमूर। तो कई बार पूछा जाता है भाई कैमूर पहाड़ी कहाँ पर है? तो कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये किसका हिस्सा है? ये क्या है? हमारा विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। तो सेकंड वाली कौन सी है? भांडेर। और ये कौन सी है? कैमूर पहाड़ी, ठीक है। अब देखिए विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में क्या है? सतपुड़ा पर्वत है। क्या है? सतपुड़ा पर्वत। आपने नाम सुना होगा सतपुड़ा का। तो सतपुड़ा पर्वत कहाँ है? वो क्या है? आपका विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में जो रेड कलर के बनाए हुए हैं, ये क्या है? आपका सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। तो सतपुड़ा पर्वत क्या है? ये एकमात्र भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत क्या होता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए, ये क्या है? उसके विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य में
नर्मदा नदी अपनी भ्रंश घाटी में कहती है, भ्रंश घाटी मतलब ड्रिफ्ट वैली, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी। अभी 2020 का जब यूपीपीएससी का एग्जाम हुआ था पीसीएस के लिए, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी नदी अपनी भ्रंश घाटी में बहती है, तो बहुत सारे ऑप्शन थे, चंबल वगैरह थे, तो उसमें ऑप्शन क्या था, दामोदर, नर्मदा और तापी। तो ये तीनों सही थे, नर्मदा, दामोदर और तापी क्या थे, ये अपनी भ्रंश घाटियों में बहते हैं। भ्रंश घाटी या फिर इंग्लिश में कहते हैं इसे ड्रिफ्ट वैली, ठीक है। अब ये भ्रंश घाटी ड्रिफ्ट वैली होती क्या है, मैं बताता हूँ। देखो, जब दो पहाड़ी है, ऐसे एक पहाड़ी है और फिर दूसरी एक बहुत ऊंची पहाड़ी है, ठीक है, तो जब दो पहाड़ियों के बीच में, बहुत ऊंची पहाड़ियों के बीच में कोई नदी बहती है, तो इस तरह की घाटी जो कहते हैं, या नदी काटते हुए अपनी घाटी का निर्माण करती है, तो इस तरह बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में, तो इस तरह की घाटी को हम कहते हैं क्या, आपकी भ्रंश घाटी है, ड्रिफ्ट वैली। ये बहुत गहराई पर होती है, ठीक है। तो इन नदियों को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वैली कहते हैं, ठीक है। इसी तरह सतपुड़ा पर्वत के अगर हम दक्षिण में देखें, सॉरी ये देखो आपका विंध्याचल पर्वत हो गया, ये आपका हो गया सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के मध्य में क्या कहती है, भ्रंश घाटी में बहती हुई नर्मदा नदी बहती है। किस दिशा में, पश्चिम में बहती हुई आपकी यहां पर खंबाती खाड़ी में गिर जाती है। क्लियर है। अब देखिए, तो सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में भी क्या है, ये बहुत ऊंची पर्वत पहाड़ है पर्वत, उसके पास में क्या है आपकी, यहाँ पर तापी नदी बहती है। क्या है, तापी या ताप्ती नदी, ठीक है। तो ये सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है, तापी नदी बहती है और खंबाती खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सतपुड़ा पर्वत एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। इसका मतलब क्या है, जब भी कोई दो नदी ऐसे बहती हैं, बह रही हैं, और उनके बीच में कोई पर्वत आ जाता है, दो नदियों के बीच में जब कोई पर्वत आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्लॉक पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लॉक पर्वत, ठीक है। या ऐसे समझ लीजिए, सपोज कीजिए आपकी पहाड़ी है, ये आपकी नदी बह रही है, उसके बाद एक पहाड़ है सतपुड़ा पर्वत, और फिर एक नदी आ गई, ठीक है। तो जब दो नदियों के बीच में, जब दो नदियों, इधर नर्मदा नदी हो गई, इधर ताप्ती नदी हो गई, नर्मदा ताप्ती, जब दो नदियों के बीच में कोई पर्वत आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण देते हैं। हम उसे क्या कहते हैं, ब्लॉक पर्वत का नाम की संख्या दे देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब सतपुड़ा पर्वत क्या है भाई, दो नदियों के बीच में बह रहा है, बीच में खड़ा है, तो इसे कहते हैं हम सतपुड़ा पर्वत को एकमात्र ब्लॉक पर्वत, ठीक है। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एकमात्र ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, सतपुड़ा पर्वत में 3 पहाड़ियां हैं, सतपुड़ा पर्वत में 3 पहाड़ियां हैं, जैसे इसमें पहाड़ियां थी, ऐसे सतपुड़ा पर्वत में देखो 3 पहाड़ियां हैं, ठीक है। इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, ये ऐसे करके 3 पहाड़ियां बनी है, ठीक है। तो सतपुड़ा पर्वत की सबसे दक्षिण पश्चिमी सिरा, ये वाला जो सिरा है, इसे हम कहते हैं राजपीपला। क्या कहते हैं, राजपीपला पहाड़ी, ठीक है। राजपीपला पहाड़ी के बाद में पूर्व में क्या है आपकी, महादेव पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, और महादेव पहाड़ी के दक्षिण में, सॉरी पूर्व में क्या है आपकी, मैकाल पहाड़ी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पहाड़ी, तो पूछा जाता है कहां पर है, राजपीपला पहाड़ी का तो कुछ हिस्सा ये जो है आप देखेंगे, गुजरात, थोड़ा बहुत राजस्थान के इलाके में आता है, गुजरात और थोड़ा बहुत राजस्थान, ठीक है। लेकिन बाकी संपूर्ण हिस्सा आप देखें तो ये महादेव और मैकाल पहाड़ी कहां पर है, पूर्ण रूप से एमपी में, यहाँ क्या है, मध्य प्रदेश है। तो महादेव और मैकाल पूर्ण रूप से कहां पर है, आप ऐसे कर लीजिए, ये क्या है आपका, एमपी यानी मध्य प्रदेश। जबकि राजपीपला कुछ हिस्सा गुजरात और कुछ हिस्सा राजस्थान में स्थित है, शेष हिस्सा इसका भी एमपी में स्थित है, ठीक है। क्लियर है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप ये चोंच, ये देख रहे हैं त्रिभुज बनाया है मैंने, ट्राइंगल, तो ट्राइंगल क्या दर्शाता है, चोटी दर्शाता है। तो मैकाल पहाड़ी के ऊपर, मैकाल पहाड़ी के ऊपर क्या है आपकी, इसे कहते हैं अमरकंटक चोटी है। मैकाल पहाड़ी के, मैकाल पहाड़ी कहाँ है, सतपुड़ा पर्वत पर, तो सतपुड़ा पर्वत का पूर्व हिस्सा क्या कहलाता है, मैकाल पहाड़ी। मैकाल पहाड़ी पर ही आपका क्या है, इसे कहते हैं अमरकंटक की चोटी, ठीक है। अमरकंटक चोटी से ही नर्मदा नदी निकलती है। बहुत बार क्वेश्चन आया है,
आपकी अगर आप स्टेट बोर्ड से पढ़े हुए हैं तो आपकी जो किताब होती थी मंजरी, उसमें एक चैप्टर था नर्मदा, अमरकंटक से डिंडोरी तक, ठीक है। तो अमरकंटक से डिंडोरी तक वो यात्रा करता है, तो अमरकंटक क्या है, अमरकंटक से ही आपकी नर्मदा नदी बहती हुई इधर की तरफ आती है, ठीक है, क्लियर है। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, क्लियर है। अब देखिए अमरकंटक से एक दूसरी नदी बहती है जिसे हम कहते हैं सोन नदी, और ये सोन नदी बहती हुई गंगा नदी में डायरेक्ट मिल जाती है, इसे क्या कहते हैं हम, सोन नदी, ठीक है। ये क्या है आपकी तापी नदी, और ये है आपकी नर्मदा नदी, ठीक है। तो नर्मदा तापी नर्मदा कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की चोटी से, और सेम सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक चोटी से निकलती है और गंगा में मिल जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए, बेतवा चंबल वगैरह नदियाँ सीधी गंगा में नहीं मिलती, वो यमुना में मिलती है, और यमुना नदी इलाहाबाद में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। लेकिन सोन नदी ऐसी अकेली नदी है जो क्या है, वो अमरकंटक प्रायद्वीप भारत से निकलकर सीधी गंगा नदी में मिलती है। कहाँ मिलती है, पटना, पटना कहाँ है, बिहार में। तो पटना यानी बिहार में जाकर, पटना के पास में जाकर वो गंगा नदी से मिल जाती है, क्लियर है। अब चलिए ये हो गया। अब देखिए महादेव पहाड़ी, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी, अगर हम बात करें भाई बहुत सारी चोटियाँ होती है ना, जैसे एवरेस्ट वगैरह हिमालय पर है, कंचनजंगा वगैरह, इसी तरह विंध्याचल पर्वत श्रेणी में महादेव पहाड़ी पर सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है, हम कहते हैं धूपगढ़ की चोटी, ठीक है। मैं लिख देता हूं जरा, धूपगढ़ की चोटी, ठीक है, धूपगढ़ चोटी। ये कहां पर स्थित है आपकी, महादेव पहाड़ी पर। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है सतपुड़ा पर्वत की, धूपगढ़ चोटी, ठीक है। धूपगढ़ चोटी पर ही आपका क्या है, पंचमढ़ी हिल स्टेशन है। क्या है, पंचमढ़ी हिल स्टेशन। पंचमढ़ी हिल स्टेशन किस लिए फेमस है, ये बायोस्फीयर रिजर्व है और बहुत ही सुंदर, मध्य प्रदेश का बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल है, ठीक है। तो कहाँ है, धूपगढ़ चोटी पर। ये कहाँ है, महादेव पहाड़ी पर स्थित है। और महादेव पहाड़ी क्या है, ये बीच का हिस्सा है किसका, सतपुड़ा पर्वत का, ठीक है, क्लियर है। तो आपको समझ में आ गया, फिर से एक बार रिवाइज करें। देखिए सबसे उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत, उसके बाद मालवा का पठार, मालवा, उसके दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, और फिर क्या आपका सतपुड़ा पर्वत, क्लियर है। और सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल के मध्य में कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी। और सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है आपकी, बताइए। सतपुड़ा के दक्षिण में आपकी नदी बहती है तापी नदी, ठीक है। और सतपुड़ा पर्वत पर ही क्या है, मैकाल पहाड़ी पर, सतपुड़ा पर्वत की जो पहाड़ी है मैकाल पहाड़ी, उस पर क्या है, अमरकंटक की चोटी जिससे सोन नदी निकलती है और जिससे नर्मदा नदी निकलती है, क्लियर है। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब देखिए, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ये नदियों को मैं मिटा देता हूँ। चलिए अब देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे भी मैंने कुछ बनाया है ब्लैक कलर का, देखिए। तो अब देखिए प्रायद्वीप भारत के पूर्व का हिस्सा क्या कहलाता है, छोटा नागपुर पठार कहलाता है। आपने नाम सुना होगा छोटा नागपुर पठार। पूरे भारत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा छोटा नागपुर पठार, ठीक है। अब देखिए इसे क्या कहते हैं, लिख लीजिए, इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। भारत का क्या कहते हैं, रूर प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का रूर प्रदेश क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है आपका छोटा नागपुर पठार, ठीक है। अब ये रूर प्रदेश क्यों कहलाता है, देखिए जर्मनी में एक इलाका है रूर, जो बहुत ही समृद्ध और बहुत ही शक्तिशाली इलाका है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा अयस्क, खनिज लवण, हर चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है जर्मनी में, इसलिए जर्मनी काफ़ी शक्तिशाली देश है। तो उस प्रदेश का नाम है रूर प्रदेश, ठीक है। और जो हमारा छोटा नागपुर पठार है, यहाँ पर कोयला, लोहा, कुछ थोड़ा बहुत मात्रा में सोना, यूरेनियम और एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, जितने भी मैग्नीज, अभ्रक, जितनी भी चीज़ें हैं, ज़्यादातर अयस्क, वो सब हमारे कहाँ पाए जाते हैं, छोटा नागपुर पठार में। तो आपसे कभी भी आए छोटा नागपुर पठार कहाँ पर है, आप कहेंगे, आंख बंद करके कहेंगे आप लोग, कहाँ पर है आपका, पूर्व दिशा में, ठीक है। और पूर्व दिशा में कौन सा इलाका है,
छोटा नागपुर पठार बेसिकली 2 राज्यों में फैला हुआ है, झारखंड, कुछ पश्चिम बंगाल में, थोड़ा झारखंड, पश्चिम बंगाल और थोड़ा बहुत ओडिशा में, ठीक है। और इसलिए कभी भी अगर ये पूछ लेने में आए ना कि लोहा सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादन होता है, ठीक है, या फिर तुमसे पूछा जाए कि बॉक्साइट सबसे, एल्यूमिनियम कहाँ पर निकाला जाता है, या फिर कोई भी मेटल हो, कोई भी, सोना तो खैर यहाँ पर पाया जाता है, सोना तो कोयला हट्टी में नीचे ज़्यादा पाया जाता है, उसके अलावा ज़्यादातर कोयला हो, सोना, आपका लोहा हो, एल्यूमिनियम हो, बॉक्साइट में जो भी हो, आपको अगर नहीं पता तो आप आइडियोलॉजी ले लीजिए, आपको पता था ओडिशा यहाँ पर है, ओडिशा में 90% आप ओडिशा को टिक कर दिए। अगर ओडिशा में ऑप्शन नहीं है तो झारखंड, यहाँ पे इलाका क्या पड़ता है, झारखंड, आप आंख बंद करके झारखंड में लगा दीजिए, वो कोई सा भी क्वेश्चन हो मेटल के प्रोडक्शन से रिलेटेड, वो 90% केस में सही हो जाएगा, आपका तुक्का भी सही हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर सभी मेटल कहाँ पाए जाते हैं, आपके इस पोर्शन में पाए जाते हैं, छोटा नागपुर पठार में। और छोटा नागपुर पठार कहाँ पर है, कुछ इलाका झारखंड, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, ठीक है, क्लियर है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में, क्लियर है। अब चलिए, जो छोटा नागपुर पठार के आगे का हिस्सा है जो रेड कलर से बना है, इसे हम कहते हैं राजमहल की पहाड़ियाँ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पश्चिम बंगाल और झारखंड में स्थित है। तो राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, पश्चिम बंगाल और झारखंड में स्थित हैं। तो अगर हम बात करें उत्तर पूर्व में, उत्तर और पूर्व में, छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व में क्या है, राजमहल की पहाड़ियाँ है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इसे बिल्कुल भारत के पूरे उत्तर पूर्व में चलाए, इसे नॉर्थ ईस्ट कहते हैं ना, पूर्वोत्तर भारत, तो पूर्वोत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट जो है, ये नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में अगर हम देखें तो राजमहल पहाड़ियों का विस्तार कहाँ तक है, तो शिलांग पठार तक है। ये क्या है, मेघालय है, मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग है, तो मेघालय का पठार या शिलोंग पठार है, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या था, ये राजमहल की पहाड़ियाँ पहले मेघालय तक ही थी, लेकिन इधर से गंगा नदी बहती हुई आई, उधर से ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से चली और असम में, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करके असम में बहती हुई आई और यहाँ आकर मिल गई गंगा नदी से। और जब गंगा नदी से आकर मिल गई तो इन्होंने क्या किया, जलोढ़ मिट्टी, जो अपने साथ मिट्टी काट के लाई, उसे बहा कर यहाँ पर भर दिया और जो पर्वत इसके रास्ते में उसे काट कर मिटा दिया। तो उससे क्या हुआ, ये बांग्लादेश का जो इलाका है इसमें पर्वत नहीं पाए जाते, बांग्लादेश को जो इलाका है इसमें पूरे पर्वत नहीं है बल्कि नदियाँ ही नदियाँ हैं, इसलिए बांग्लादेश को नदियों का देश कहते हैं। तो इन नदियों ने क्या किया, पूरे हिस्से के पर्वतों को काट दिया, तो राजमहल पहाड़ी भी पूरी तरह से यहाँ पर समाप्त हो गई और इनका कुछ हिस्सा कहाँ पर जाकर चमकता है, शिलोंग पठार पे, ठीक है। तो शिलोंग या मेघालय के पठार में 3 पहाड़ियाँ हैं जिनके नामकरण, भाई हर पहाड़ियों के नाम होते हैं ना, तो पहाड़ियों का जो नाम है शिलांग पठार पे, ये किसके नाम पर रखा गया है, ये यहाँ की जनजातियों के नाम पर रखा गया है, जनजातियाँ, ट्राइब्स जो होती हैं, ठीक है। तो इन ट्राइब्स के नाम पर इनका नाम रखा गया है। ये 3 पहाड़ियाँ ना, रेड कलर के 3 डॉट बने हैं, इनके नाम है गारो, खासी, जैंतिया। क्या है आपके, गारो, खासी और आपकी जैंतिया, ठीक है। खासी पर ही आपका शिलोंग है और खासी पर ही, खासी पहाड़ी पर ये जो बीच की पहाड़ी है, इसी पर है आपका मासिनराम। मासिनराम में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वर्षा, यानी लगभग 1342 सेंटीमीटर वर्षा होती है, कहाँ पर, मासिनराम में। तो मासिनराम कहाँ है, खासी पहाड़ी पर स्थित है, क्लियर है। और खासी, शिलोंग पठार के अगर और उत्तर पूर्व में देखें तो 2 छोटी छोटी पहाड़ियाँ और हैं जो असम में पड़ती हैं। गारो, खासी, जैंतिया कहाँ है, मेघालय में। तो ये मिकिर और रेगमा, इनके नाम लिख लीजिए, मिकिर और रेगमा, ठीक है। तो मिकिर और रेगमा पहाड़ियाँ कहाँ है, असम में स्थित है। ये कहाँ है, शिलोंग पठार के उत्तर पूर्व में है। ये हालांकि यहीं के पास से हिमालय है, लेकिन जब जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने जब रिसर्च की, पुरातत्ववेत्ता थे, जो भूगोलिक वेत्ता थे, उन्होंने जब रिसर्च की तो पाया कि मिकिर, रेगमा, शिलांग पठार की चट्टानें हैं, उनका जो मेल है वो आपके प्रायद्वीपीय भारत के पठार से मेल खाता है और उनमें भी राजमहल की पहाड़ियों से मेल खाता है। यही कारण है कि इन्हें हिमालय का हिस्सा नहीं मानते हैं, हिमालय का हिस्सा सिर्फ ऊपर तक रहता है। मिकिर, रेगमा, गारो, खासी, जैंतिया, ये सब क्या है, आपके राजमहल पहाड़ियों के हिस्से हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब ये हो गया, अब रह गया, अब इसमें बेसिकली कुछ नहीं रह गया है, ठीक है, कुछ भी नहीं। ये 2-4 ये आपको मैंने करा दिया, अमरकंटक वगैरह सब करा दिया। तो बेसिकली जो ये था आपका प्रायद्वीपीय भारत का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसी के बेस पर हम जानेंगे कि कौन सी, अब जब हम नदियाँ पढ़ेंगे तो इसी में पढ़ेंगे।
अब आपको इससे ये आइडिया रहेगा कि जितने भी एल्यूमिनियम, अयस्क या जितने भी रहते हैं खनिज धातु कहाँ पाई जाती हैं, छोटा नागपुर पठार में पाई जाती हैं। और इसी के पास का इलाका आपको पता रहेगा कौन सी नदी कहाँ पाई जाती है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए दो इंपॉर्टेंट चीज लिखिए। देखिए छोटा नागपुर पठार से, छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच, छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से होकर दामोदर नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है, दामोदर नदी। ठीक है, और दामोदर नदी ऐसे आती हुई हुगली नदी में मिल जाती है। यहाँ पर हुगली नदी आती है ना, हुगली नदी ऐसे आती है ऐसे, और यहाँ पर दामोदर नदी उससे मिल जाती है और फिर वो पश्चिम बंगाल में एक साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांटती है। आप ऐसे देख लीजिए, अलग बना लीजिए छोटा नागपुर पठार, ये हो गया आपका छोटा नागपुर पठार। ठीक है, इसके आगे ये छोटा सा क्या बन गया आपका, इसके आगे छोटा सा ये बन गया आपका राजमहल की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो छोटा नागपुर पठार के जो बीचों बीच से नदी जा रही है इसे हम क्या कहते हैं, दामोदर नदी। ठीक है, तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांटती है। बहुत इंपॉर्टेंट, किस भागों में बांटती है, दो भागों में। अब दो भागों में ऊपर का पठार कहलाता है हजारीबाग, हजारीबाग पठार, जबकि जो नीचे का हिस्सा है उसे हम कहते हैं आपका रांची पठार। अब आप जानते हैं रांची क्या है, तो रांची छत्तीसगढ़ की राजधानी है। ठीक है, सॉरी रांची झारखंड की राजधानी, छत्तीसगढ़ की तो कुछ और है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो रांची पठार कहाँ पर है, रांची पठार दक्षिण भाग कहलाता है। भाई ये दामोदर नदी है, ये दामोदर नदी के उत्तर का हिस्सा हजारीबाग पठार और नीचे का हिस्सा रांची पठार कहलाता है। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दामोदर नदी। दामोदर नदी जो नदी बह रही है, जो पश्चिम बंगाल में जाकर हुगली नदी मिल जाती है और फिर बंगाल खाड़ी में गिरती है, तो दामोदर नदी भी अपनी भ्रंश घाटी में बहती है, ये भी ड्रिफ्ट वैली बनाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। पूरे भारत में सिर्फ तीन नदियाँ क्या है, वो भ्रंश घाटी या ड्रिफ्ट वैली में बहती है। कौन कौन सी, नर्मदा और तापी नदी जो पश्चिम दिशा में बहती है, और एकमात्र नदी जो पूर्व दिशा में बहती हुई बंगाल खाड़ी में गिरती है उसका नाम क्या है, दामोदर नदी, जो भ्रंश घाटी में बहती है। बाकी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी वगैरह भ्रंश घाटियों में नहीं बहती हैं। ठीक है, क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम आज ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अगर एक ही दिन में सब कुछ पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग से निकल जाएगा। ठीक है, तो जो भी मैंने पढ़ाया उसे एज इट इज़ नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा मैं प्रायद्वीप भारत के पठार पर एक छोटा सा वीडियो और लाऊंगा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अलग से बताऊंगा, जो दो चार चीज़ें छूट गई हैं। ठीक है, उनके बाद क्या होगा, आपका ये पूरा का पूरा प्रायद्वीप भारत का पठार क्या होगा, आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम सीधा बिना किसी देरी किए हम चलेंगे अपने पूरे संपूर्ण भारत की नदियों पर, कौन सी नदी कहाँ बहती है, आपको बिल्कुल माइंड में सेट करके बिठा देना है। ठीक है, तो जितना मैंने बता दिया, आप चाहें तो लूसेंट, हालांकि कोई फॉलो नहीं करता, आप चाहें तो लूसेंट ले लो और उसमें मिला लेना एक एक चीज़, एक एक इंपॉर्टेंट चीज़, उससे ज़्यादा ही डाटा, इतना डाटा शायद आपको हजारीबाग पठार, रांची पठार इनके बारे में आपको लूसेंट में भी ना मिले, इतना डाटा आपको दे दिया है। तो आप अगर आप यूपीएससी या यूपी पुलिस की हो, चाहे यूपीएससी की हो या फिर यूपी पीएससी की हो, तो अगर आप आईएएस पीसीएस लेवल की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपने ऐसे समझ लिया ध्यान से, तो आपको मुझे नहीं लगता लूसेंट पढ़ने की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी जैसी भी हमारी वीडियो लगे कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए अभी कुछ दिनों में एनडीए का एग्जाम आने वाला है। अगर जितनी मैंने वीडियो डाल चुका हूँ ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स जितनी भी मैंने वीडियो डाली हैं, आप सिर्फ उन्हें ही देख लेंगे ना, तो मैं कह रहा हूँ कि आपका ज्योग्राफी का एक कंसिडरेबल पोर्शन कवर हो जाएगा और यहाँ से आप देखना बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली मिलने हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब एग्जाम का एनालिसिस करके ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ठीक है, धन्यवाद।